सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के पहले अध्याय जिसका नाम है जियोमिजन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज उसका हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है जो है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करेंगे कि प्रजनन होता क्या है। तो अगर मैं प्रजनन के डिफिनेशन की बात करूं तो प्रजनन क्या होता है, एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक जीवधारी अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो यही बात यहाँ पर लिख रखी है क्या कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पर आपको दो शब्द ध्यान देना होगा, एक आ रहा है अपने समान नए संतान की उत्पत्ति और दूसरा है जैविक प्रक्रिया। तो रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सजीव के अंदर घटित होने वाली क्या है, प्रक्रिया होती है। या एक क्या होता है, सजीव का लक्षण होता है। तो आपने क्लास 11th में जीव जगत और चैप्टर में सजीवों के कुछ लक्षण के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें से गति, वृद्धि, उपापचय, कोशिकीय संरचना, प्रजनन, ये सभी क्या थे, एक सजीव के लक्षण थे, जो कि आपने क्लास 11th के पहले अध्याय में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन शब्द है, जो यहाँ पर प्रजनन शब्द आ रहा है, वो क्या होता है, एक सजीव का लक्षण होता है, जिसके बारे में हम क्लास 12 के इस पहले अध्याय जियोमिजन में अध्ययन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, सजीव का लक्षण है। लेकिन याद रखिएगा, सजीवों में लक्षण भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है विशिष्ट लक्षण और एक होता है सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीव के अंदर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, लेकिन जो विशिष्ट लक्षण है वो हर एक सजीव के अंदर मिलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रजनन की बात करूं तो प्रजनन क्या होता है, एक सजीव का लक्षण तो है पर यह एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि यह हर एक सजीव के अंदर मिले या जरूरी नहीं है। तो प्रजनन क्या होता है, जैविक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि यह जीव के अंदर घटित होती है, एक सजीव के अंदर घटित होती है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं जैविक प्रक्रिया। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा है कि इसमें जो जीवधारी है अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है। ये जो अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर कोई जंतु है, जैसे मान लीजिए चूहा है, तो वह चूहे की ही संतान को उत्पन्न करेगा। अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य की संतान उत्पन्न करेगा, अगर कोई कुत्ता है तो कुत्ते की ही संतान उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य है तो चूहे को उत्पन्न करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो शब्द आया है अपने समान नए संतान की उत्पत्ति, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको समझ में आया कि जीव प्रजनन जो होता है एक जैविक प्रक्रिया है जिसके थ्रू एक जीवधारी अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो आपने प्रजनन का डिफरेंस समझ लिया। अब बात करते हैं प्रजनन के प्रकार की, रिप्रोडक्शन के टाइप की, कितने प्रकार का होता है रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन जिसे हम बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें केवल एक ही जन द्वारा, क्या बोला है, एक ही जन जीव द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जो नया संतान की उत्पत्ति होगी, जो ऑफस्प्रिंग की क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, वह केवल एक ही जनक जीव द्वारा होगा। एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इस प्रोसेस में भाग लेता है, पहली बात। और दूसरी याद रखिएगा कि इसमें जो संतति होता है वह हूबहू अपने जनक के समान होता है। यानी कि अलैंगिक जन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा जनक से, वह हूबहू, यानी कि चाहे मॉर्फोलॉजिकली आप बात करें या आप जेनेटिकली बात करें, आकारिकीय रूप से बात करें या अपन मानसिक स्तर पर बात करें, तो वह जो संतति होगा हूबहू अपने जनक के समान होगा। सारे गुण उसके अपने जनक के समान ही होते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है, जो संतति अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन शब्द यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोन क्या था कि अलैंगिक जनन के थ्रू जो संतान उत्पन्न होता है वह हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसीलिए ऐसी संतति को क्या बोलते हैं, हम क्लोन बोलते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आता है तीसरा बिंदु, क्या है कि इसमें क्या होता है, जो गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जो होता है गैमेट निर्माण, ना ही इसमें युग्मक का निर्माण होगा और ना ही इसमें युग्मक का संलयन होगा, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन नहीं पाया जाता है। अब जरा आप ही सोचिए, अगर एक जनक जीव भाग ले रहा है तो इसमें किसी प्रकार का युग्मक निर्माण होने की संभावना ही नहीं होती है। तो यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट में आपका अलैंगिक जन हमने क्लियर किया। पहला क्या था कि इसमें केवल एक जनक जीव द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा था कि जो संतति होता है वह हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसीलिए ऐसी संतति को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और तीसरा बिंदु था, इसमें ना ही युग्मक का निर्माण होता है और ना ही इसमें युग्मक संलयन पाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपके अलैंगिक जन के कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनक जीव जिम्मेदार होते हैं। यानी कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट ऑर्गेनिज्म मिल करके आपस में गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तब जाकर के एक नए संतान की उत्पत्ति होती है।
तो इसमें क्या होता है, दो जनक जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं नए संतान की उत्पत्ति के लिए। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन इसमें क्या था, अलैंगिक जन्म में क्या था, अलैंगिक जन्म में केवल एक जनक जीव भाग ले रहा था, और ये लैंगिक जन्म में क्या है, इसमें दो जनक जीव भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यहाँ पर याद रखिएगा। दूसरे अगर बिंदु की बात करें तो इसमें दोनों जनक जीव विपरीत लिंग के होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत लिंग के, यानी कि अपोजिट सेक्स के होते हैं। एक रहेगा मेल और दूसरा रहेगा फीमेल, यानी कि एक नर रहेगा तो दूसरा मादा रहेगी, तभी तो अलग अलग प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो जो मेल से गैमेट बनता है उसे हम बोलते हैं शुक्राणु। अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, जिसे स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो नर से बनने वाले गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, और जो मादा से गैमेट बनता है उसे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, यानी कि अंडाणु बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, गैमेट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो गैमेट होते हैं, जो युग्मक बनते हैं, कैसे होते हैं, एगोनिक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब ये जो यन जो यहाँ पर सिंबल मैंने लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है किसके, क्रोमोसोम के नंबर को, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है यन। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो मनुष्य के एक कोशिका में कुल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब जब इससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो याद रखिएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा जो सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, ये आधी रह जाती है, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, 23 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं। तो जो 46 क्रोमोसोम वाला सेल है उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड होता है, इसे क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। और जो आपका युग्मक होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो युग्मक कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है मनुष्यों की अगर बात की जाए। तो दोनों युग्मक बन गए हैं, शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि स्पर्म और ओवम बन गए हैं। अब इन दोनों का क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इस बात का रखिएगा। युग्मक क्या करेंगे, आपस में संलयन करेंगे, युग्मक संलयन होगा, जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब निषेचन के थ्रू जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम युग्मनज बोलते हैं। तो युग्मनज कैसे बना, युग्मकों के संलयन से। युग्मक का संलयन का प्रोसेस क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं, और एम्ब्रियो से आगे चल करके एक नए संतत जीव का निर्माण हो जाता है, और संतत को क्या बोलते हैं, हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर पाया जाता है, लैंगिक जन्म के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले क्या होगा, दो जनक जीव भाग लेंगे, दोनों जनक जीव विपरीत लिंग के रहेंगे, एक नर रहेगा दूसरा मादा रहेगा। नर से नर युग्मक बनेगा, जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और मादा से मादा युग्मक बनता है, जिसे हम ओवम बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। अब नर मादा युग्मक क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, और जाइगोट के थ्रू भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर आगे जाकर के एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, याद रखिएगा कि आपने पढ़ा था अलैंगिक जन्म में ना ही युग्मक निर्माण हो रहा था, ना ही युग्मक संलयन हो रहा था। लेकिन अगर मैं वही लैंगिक जन्म की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण भी हो रहा है और युग्मक संलयन भी हो रहा है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें एक जनक जीव भाग लेता है, इसमें दो जनक जीव भाग लेते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी बातें मैंने आपको जब प्रजनन के बारे में बता दी, रिप्रोडक्शन के बारे में बता दी है। अब रिप्रोडक्शन से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में अलैंगिक जन्म के प्रकार के बारे में, क्योंकि अलैंगिक जन्म भी अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का पाया जाता है, और यह मैक्सिमम सूक्ष्म जीव है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आज आशा करता हूं आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किसमें किस तरीके का प्रोसेस होता है, सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।